नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक मुंडे। आखिरकार वो वक्त आ ही गया, वो तस्वीर सामने आ ही गई जिसका दुनिया को इंतजार था। दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। इस मुलाकात से पहले ट्रंप ने यह कहा कि एक महान देश के महान नेता से मैं मिलने वाला हूं। मुलाकात होती है, 2 घंटे तक ये मुलाकात चलती है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग दोनों देशों के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा था वो लगभग खत्म हो गया है और ट्रेड डील भी दोनों देशों के बीच हो चुकी है और औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है। क्या कुछ इस ट्रेड डील में हुआ होगा और इसका इंपैक्ट भारत पर, दुनिया पर क्या कुछ पड़ सकता है, पड़ने वाला है, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल मयंक चौबे जी। सर, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद अभिषेक जी। ये जो मुलाकात हुई है 6 साल बाद, 2019 में जापान में आखिरी बार मुलाकात हुई थी, उसके बाद अब दक्षिण कोरिया में मुलाकात हुई। हालात आप देख ही रहे हैं किस तरीके से चल रहे हैं ट्रंप महाशय के आने के बाद दुनिया में। तो इस ट्रेड डील से में क्या हुआ होगा, क्या हुआ है और इसका इंपैक्ट भारत पर क्या पड़ने वाला है? अभिषेक जी नमस्कार। और जैसा कि मेरी पुरानी आदत है, मैं चीज को वहां से नहीं पकड़ता, चीज को थोड़ा पीछे जाके पकड़ता हूँ। तो इस बारे में मैं थोड़ा चीज को इतना पीछे नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। थोड़ा सा पीछे कितना? ट्रंप साहब का वॉशिंगटन से रवानगी से पहले का बयान। उनका बयान जो था, आप नोट करेंगे, वो था कि हमारे देश में फेंटनिल की समस्या है। मैं आपके दर्शकों को बताता चलूं, फेंटनिल जो है वो एक मादक पदार्थ है और उसकी ओवरडोज से अमेरिका में बहुत लोगों की जान गई है। हाँ। तो चलने से पहले ट्रंप साहब ने बयान दिया था कि मैं फेंटनिल पे बात करूंगा शी जिनपिंग से, और ये मैं अभी से बता के चल रहा हूं। अब फेंटनिल पे आखिर शी जिनपिंग से क्या बात होगी? फेंटनिल का जो रॉ पदार्थ है, रॉ मटेरियल जो है, वो चीन से आता है अमेरिका में। और ट्रंप साहब चाहते थे या अमेरिका चाहता था कि उसके रॉ मटेरियल पर रोक लगाई जाए, परंतु चीन जो है इस बात से राजी नहीं हुआ। चीन ने उसके अपने एक्सपोर्ट को उसने जारी रखा। तो ये बयान देकर ट्रंप साहब जाते हैं, वहां पर डिनर अटेंड करते हैं आसियान मीट में, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो स्ट्रेटेजिकली अटेंड नहीं करते हैं। उसके बाद में वो जापान जाते हैं और जापान के बाद में अब वो उतरते हैं कोरिया में। कोरिया में चल रही है एपेक 25 कोरिया। एपेक 25 होती है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम की मीटिंग। इस मीटिंग की ग्रुपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है अभिषेक जी। इसमें टोटल 21 कंट्रीज, 21 देश इसमें शामिल है। और जब मैं देश बोल रहा हूं तो इसके अंदर हांगकांग चाइना भी शामिल है, इसके अंदर चाइनीज ताइपे ताइवान भी शामिल है, इसमें चाइना भी शामिल है, अमेरिका भी है, कनाडा भी है, जापान भी है, कोरिया तो है ही है। और ये मीटिंग 10 साल के बाद में कोरिया में, 20 साल के बाद में कोरिया में हो रही है। 2005 में पहले हुई थी। अब इसमें देखने वाली बात है, इसमें कई देशों के जो नेता थे वो पहली बार शिरकत कर रहे थे। ट्रंप साहब उसमें से एक थे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली दोनों की 30 अक्टूबर यानी आज के दिन सुबह इस फोरम के साइड लाइन्स पर मीटिंग होनी थी। और जो आपने जैसा बताया कि हुई भी है, 2 घंटे तक उनकी भेंट हुई है। अब हमारे दिमाग में क्या है कि ट्रंप साहब बयान देके चले हैं फेंटनिल के ऊपर। फेंटनिल पे क्या बात करेंगे वो देखने वाली बात है। लेकिन अनुमान जो लगाए जा रहे हैं और जो हमारे अनुमान हैं वो है, इनका एजेंडा जो रहा होगा वो रहा होगा ट्रेड टेंशंस का। इस समय अमेरिका ने जिस प्रकार से टैरिफ लादे हैं चाइना के ऊपर, चाइना को कतई वो रास नहीं आ रहे हैं। तो चाइना चाहता है कि उसके ऊपर से ये ट्रेड टैरिफ जो है हटे। नंबर 2 मुद्दा है स्ट्रेटेजिक मिनरल्स यानी रेयर अर्थ का। दुनिया की 82% रेयर अर्थ की प्यूरिफिकेशन का इस समय ठेका जो है वो चीन के पास में है। ठीक है। चीन के पास में पूरा आधिपत्य है इनका। अच्छा, चीन ने क्या किया था नवंबर 2024 में, इसकी जो बेचने पर उन्होंने थोड़ी सी लगाम कसी थी। इसके लगाम कसने के बाद में अमेरिका ने और देशों का रुख करना शुरू किया था, उसमें से पाकिस्तान भी शामिल है। 14 मई को मैंने इस ओर इंगित भी किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के पीछे एक राज और है, अमेरिका की चाह बलूचिस्तान में और गिलगित बाल्टिस्तान में मौजूद रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ध्यान दें, 14 मई को मैं इस बात पर लिख के बाद में दुनिया रेयर अर्थ के बारे में बात करनी शुरू की थी। अब इस समय अमेरिका जो है वो रेयर अर्थ ढूंढ रहा है। उसने एक जखीरा ढूंढा था यूक्रेन में, परंतु उसकी बात करने के तुरंत बाद अमेरिका वहां पर रूस ने अटैक किया और रूस ने उस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि यूक्रेन से भी उसको रेयर अर्थ की गुंजाइश नहीं थी। चाइना जो है कंट्रोल कर रहा था। अब चाइना ने क्या किया, अक्टूबर 2025 में टोटल रोक लगा दी। रोक लगाने से अमेरिका जो है वो तिल मिलाया।
मेरा मानना ये है कि इस समय डिस्कशन ये होगा कि भाई तुम हमको रेयर अर्थ के लिए रसद खोलो, हम तुमसे इस समय टैरिफ के ऊपर नीचे जाएंगे। दोनों पक्षों को थोड़ा थोड़ा मानना पड़ेगा, तब जाके बात आगे बढ़ेगी। अड़ियल रुख एक का भी रहा तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। तीसरा मुद्दा है सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल एंगल का। वो अभी भी मैं मानता हूं थोड़ा सा सेकेंडरी मुद्दा रहेगा इस एरिया में। अब चूंकि हम भारतवासी हैं, हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंस आखिर है क्या? देखिए, सप्लाई चेन का सबसे बड़ा रिस्क है। इस समय दोनों के बीच में क्या बात होती है वो डिक्टेट करेगा कि मालों की आवाजाही जो है वो क्या रूट लेगी, किस तरीके से जाएगी और फाइनेंसिस पे उसका क्या असर पड़ेगा। ये सबसे बड़ा असर जो है ये भारत को देखने को मिल सकता है। मैंने इसकी बाकायदा पूरे पॉइंट्स बना के रखे हैं। अभिषेक जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं अपने नोट्स को रेफर, जरूर, है ना, तो पन्ना पलटूंगा मैं। और पन्ना पलट के दूसरी चीज मेरे पास में आती है डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग की। भारत के लिए दोनों देश इंपॉर्टेंट है, बीजिंग भी इंपॉर्टेंट है, वॉशिंगटन भी इंपॉर्टेंट है। भले ही कोई भी यूट्यूबर या कोई भी एनालिस्ट कुछ भी कहता रहे, दोनों देश हमारे लिए आवश्यक है अपनी अपनी सूरत में। भारत को देखना पड़ेगा कि हवा का रुख किस तरफ है और हमें किस तरीके से डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग की आवश्यकता है। नंबर 3 है ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट का। यदि इसमें अड़ियल रुख चलता है और बात नहीं आगे बढ़ती है तो हो सकता है कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं मैन्युफैक्चरिंग हब को चीन से हटाकर भारत की ओर लाने का प्रयास करें, जिससे कि वो जो हेवी ट्रैफिक है उससे बचा जा सके। तो भारत के लिए ये ट्रेड टॉक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं देखने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर भारत की एक तरीके से अर्थव्यवस्था जो है उस पर भी ये टॉक्स असर डालेंगी। और नंबर 4 चीज है स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग। स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग में क्या होता है कि भारत जो है वो अपने आप को पोजीशन कर रहा है इस रीजन के अंदर में। हम दिखा रहे हैं लोगों को कि हम साउथ एशिया में एक तरीके के प्लेयर हैं, और प्लेयर ऐसे नहीं है जो खेल खेल रहा है, प्लेयर ऐसे हैं जो खेल खिला रहा है। साउथ साउथ कोऑपरेशन के हम अग्रणी हैं इस समय। साउथ जितने भी कंट्रीज उनकी हम अगुवाई कर रहे हैं एक तरीके से, और ये चीज जो है वो वेस्ट के गले नहीं उतर पा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है मीटिंग भारत के दृष्टिकोण से। अब मीटिंग हो चुकी है, मीटिंग के बाद में अब क्या देखने वाली बातें हैं, क्या क्या सिग्नल्स आएंगे इस समय हवा में जो हमें बताएंगे कि मीटिंग में आखिर हुआ क्या था। सबसे पहला सिग्नल आता है कम्युनिके का, यानी दोनों नेता जब बात करते हैं तो एक कम्युनिके यानी कि लोगों को बताने के लिए कि मीटिंग में क्या हुआ ये हम प्रकाशित करते हैं। अगर दोनों मिलकर साथ करते हैं तो उसको ज्वाइंट कम्युनिके कहते हैं। तो वो ज्वाइंट कम्युनिके अगर आएगा तो क्या बात बोलेगा, वो बताएगा कि मीटिंग में बंद दरवाजे के भीतर इन दोनों नेताओं ने 2 घंटे में क्या बात की है। नंबर 2, टैरिफ और एक्सपोर्ट कंट्रोल के जो आउटकम्स होंगे वो भी लिखित आएंगे, वो भी बताएंगे हमें कि अब टैरिफ कहां टिका हुआ है और एक्सपोर्ट कंट्रोल चीन ने आयात किए थे वो कहां पर टिका हुआ है। ये दूसरा मुद्दा है, इस समय हमको इसको बड़ी बारीकी से देखने की आवश्यकता है। तीसरा मुद्दा आता है कि भारत से रिलेटेड अगर कोई बातचीत वहां पर हुई है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ये रहेगा कि हमको इस टॉक में कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, वो एक देखने वाली बात रहेगी अगर हमारा जिक्र इसमें आता है। दूसरा है ऐसी टॉक्स के बाद में एक टाइमलाइन निर्धारित की जाती है कि भाई आज ये वार्ता हो गई है 30 अक्टूबर 2025 को, अगली वार्ता इस सिलसिले में यहां पर इस तारीख को वहां पर की जाएगी। ये बताता है कि टॉक्स की कंटिन्यूटी जारी है और हम आपस में जो है नेगोशिएट करते रहेंगे। ये एक पॉजिटिव एंगल आता है। अगर आपकी टॉक्स यहीं पर खत्म हो गई, इसके बाद में कोई बात नहीं की, फिर ये शक की घड़ी जो है ये सुई वहां घूमती है कि ये टॉक्स जो है इतनी सफल नहीं रही जितनी कि सफल होनी चाहिए थी। और आखिरी मुद्दा आता है मीडिया और नैरेटिव फ्रेमिंग क्या होती है। एक पक्ष क्या बात करता है आगे आकर, उसकी टोन और टेनर जो है वो बताती है कि आखिर बंद दरवाजे के पीछे दोनों नेताओं के बीच में कितने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। तो ये सब पॉइंट्स हैं देखने वाले, जो कि एक कॉमन ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्व करेगा कि हाँ इन दोनों के बीच में क्या बात हुई है और उसका रिजल्ट आखिर आया क्या है। जी अभिषेक जी, रिजल्ट आया क्या है? मतलब जिस तरीके से 2 घंटे मुलाकात हुई है तो मतलब ऐसा प्रतीत तो होता है कि पॉजिटिव कहीं ना कहीं बातचीत रही होगी। तो क्या अब ये जो वैश्विक तौर पर मारामारी चल रही है
ये कहीं ना कहीं कम होगी, या फिर जिस तरीके से आपने रेयर अर्थ मिनरल्स का जिक्र किया, वो 50 साल के लिए 50% की जो यूक्रेन से डील की थी ट्रंप साहब ने, वो भी इसीलिए की थी कि निर्भरता चीन पर कम की जा सके। हालांकि वो हो नहीं पाया। ग्रीनलैंड पर भी कब्जे का दावा ये कर रहे थे। 550 मिलियन का डील जो है पाकिस्तान के साथ भी बलूचिस्तान के इलाके में किया है, कई शिपमेंट्स वहां से गई भी हैं। तो क्या मतलब तब तक ही ये चलेगा जब तक ट्रंप को ऑप्शंस नहीं मिल जाते रेयर अर्थ मिनरल्स के, या फिर अब ट्रंप पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हैं जिनपिंग के सामने? देखिए, इस समय मैं ये तो नहीं कहूंगा सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो इस टॉक्स में पोजीशन जो थी ट्रंप साहब की 19 थी और शी जिनपिंग की 20 थी। यानी ट्रंप जो थे वो एक वीक विकेट पर इस समय खेल रहे थे। इसीलिए ऐसे आदमी को पोस्चरिंग करनी पड़ती है अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए, जो कि ट्रंप साहब कई महीनों से करते आ रहे हैं। तो ये चीज हम ऑब्जर्व कर रहे थे। देखिए, इसका प्लान मीट का बहुत पहले से हो चुका है। क्या अप्रोच रहेगी, किस तरफ हवा का रुख है, तभी तो चीन ने अक्टूबर के महीने में आके क्यों लगाम कसी, क्योंकि वो फ्रेश एक तरीके का झटका देना चाहता है यूएसए को। अगर वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आ रहा है तो वो उसकी सबसे दुखती रग पे हाथ रखेगा और फिर उससे नेगोशिएटिंग टेबल पर उसको लेकर आएगा डिस्कशन करने के लिए। तो यकीन मानिए ट्रंप साहब इस समय वीकर विकेट पे है, चीन इस समय स्ट्रॉन्गर विकेट पे है। और दूसरी बात, इस समय चीन को यह भी पता है कि ट्रंप साहब की कारस्तानी की वजह से या अमेरिका की पॉलिसी की वजह से भारत और रूस इस समय चीन के साथ में दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेंथ देता है उस लीडर को जब वो नेगोशिएट करता है किसी दूसरे स्ट्रांग लीडर के साथ में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत का इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसीलिए हम इस चीज को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहेंगे। जी, मतलब इस डील के बाद कुछ ना कुछ संदेश, कुछ ना कुछ पॉइंट्स भारत को भी मिल सकते हैं, क्योंकि ट्रेड डील तो भारत की भी अटकी हुई है और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जैसे ही रूस से तेल की खरीद कम होगी तो 15% पर ये टैरिफ आकर रुक सकता है। क्या आपको लगता है ऐसा? अभिषेक जी, भारत 1 से लाख तक रूस से तेल लेना कम नहीं करेगा। आपने अपना स्टैंस देखा होगा क्या रहा है। बहुत प्रेशर बहुत पहले से आ रहा था हमारे ऊपर, और हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने इंटरनेशनल फोरम में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठ के उन्होंने बोला है कि यूरोप जो है वो कितना आयात करता है और भारत कितना आयात करता है। इस समय दुख इस बात का नहीं आयात करने का। इस समय ऐसा है कि हम आयात कर रहे हैं, उसको रिफाइन कर रहे हैं और हम यूरोपियन यूनियन को बेच रहे हैं। भारत इस समय सऊदी अरेबिया को क्रॉस करके बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल बन गया। भारत की इस समय आगे बढ़ना जो है वो किसी को गवारा नहीं हो रहा है। मान के चलिए सबके उधर पीड़ा हो रही है और पृष्ठ भाग में इस समय अग्नि प्रज्वलित है। किसी तरीके से ये इनके प्रकारेण सब चाहते हैं कि भारत इस समय थोड़ा सा नीचे उतर कर आए, और वो उतरता किसी को दिखाई दे नहीं रहा है। तो इसीलिए सबको ये दर्द हो रहा है और ये दर्द होना लाजमी भी है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। जब आदमी दुख में होता है, दर्द में होता है, तो गलतियां भी करता है और हम उस गलती का पूरा फायदा उठाएंगे। ये हमारी कूटनीति जो है बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। आप बिल्कुल, मैं आपके दर्शकों को बोलता हूं, पॉपकॉर्न हाथ में लेके बैठिए और इस समय एनएमएफ को वॉच करते रहिए। आप बड़ा एंजॉय करेंगे इस समय, जैसे कि रोल हो रहा है इस समय विश्व पटल पर सब कुछ। बहुत धन्यवाद सर इतना विस्तार से जानकारी देने के लिए। बाकी चीन और अमेरिका के बीच अगर ट्रेड डील होती है तो दुनिया में, वाकई दुनिया के बाजारों में शांति आएगी। भारत को भी एक रास्ता मिलेगा कि किस तरीके से आगे बढ़ने, क्योंकि भारत फिलहाल भी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। बहुत ज्यादा पैनिक भारत नहीं कर रहा है, देख रहा है कि चीजें क्या घट रही हैं और कब तक ट्रंप साहब अपनी अकड़ में रहते हैं। बाकी और क्या कुछ निकलेगा इस मीटिंग से, वो धीरे धीरे करके चीजें छन छन के बाहर आएंगी। क्या कुछ आएंगी उन पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, वो भी अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। सर बहुत धन्यवाद एक बार फिर आपका। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।